बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली कौन सी ब्रांच होती है बायोलॉजी की। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी तरह के केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं और किसी भी तरह की जो केमिकल कंपोनेंट्स होती हैं उनकी जो स्टडी होती है दैट इज़ नोन एज द बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स कि हम उसमें देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं दैट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दैट स्टफ़। सो एक बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी। देखिए एनाटमी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टडी करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स का, डिफरेंट टिश्यूज़ का, और फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो अगर हमें फिजियोलॉजी और एनाटमी को स्टडी करना है तो उसके लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का पता होना चाहिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री से हमें ये पता चलेगा कि एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं, ये इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन के थ्रू जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। Because all of the structures of an organism have biochemical organization, for example photosynthesis। यहाँ पे कुछ examples दी गई हैं जो कि biochemical reactions हैं, जैसे कि photosynthesis है, respiration है, digestion, muscle contraction, all can be described in biological terms। तो photosynthesis में क्या होती है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, respiration में जो है वो breakdown होती है, digestion में जो food digestion पूरा process है, इसके अलावा मसल कंट्रक्शन जिसमें प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स हेल्प आउट करते हैं, वो तमाम के तमाम हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यानी कि इसके बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हम ये कह सकते हैं कि उस स्टफ़ को स्टडी करते हैं जो कि बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज़म या एक लिविंग कॉन्टेंट में पाए जाते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस अर्थ के ऊपर उनमें स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं विच आर जनरली क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें अंडरस्टूड बात है कि वहाँ पे कार्बन एटम एज एन एसेंशियल एटम जो है वो प्रेजेंट होगा। सो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की तो डेफिनेटली उसके अंदर कार्बन होगा, और इनऑर्गेनिक जो होगी उसकी भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें आरएनए और डीएनए आते हैं, कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन एज एन एसेंशियल एटम प्रेजेंट होता है। तो वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एसेंशियल एटम के तौर पे प्रेजेंट हो दैट आर बेसिकली नॉन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इसके अलावा बच जाते हैं जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स, ये तमाम के तमाम हमारे पास इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड मेमेरियन सेल जो है वो दिखाया गया है। केमिकल कंपोनेंट्स हम इसीलिए स्टडी कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। तो हम ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनके अंदर उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो उसमें डेफिनेटली वाटर होगा, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें इंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स, और इनऑर्गेनिक आयंस लाइक सोडियम आयंस, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस। तो ये तमाम के तमाम केमिकल कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद टोटल परसेंटेज सेल वेट के अकॉर्डिंगली बैक्टीरियल सेल और मेमेरियन सेल में दी गई है। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट अगर हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा है। सो दैट इज़ एक्चुअली द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ बैक्टीरियल एंड अ मेमेरियन सेल। उसके बाद वो ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट से मटेरियल्स को इनटेक करता है और फिर उन मटेरियल्स को यूज़ करता है अपने लिविंग मैटर को बनाने के लिए। जब तक हमारी बॉडी की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होती, जो हमारी बॉडी की एक जनरल डिमांड है एटीपी की, वो पूरी नहीं हो सकती। तो हमारी बॉडी जो है वो स्पेशल मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू जो है वो कंप्लीट करती है अपना पूरा मैकेनिज़्म। सो cells of every organism are constantly taking in new substances and changing them chemically in various ways, like building new cellular materials and obtaining energy for their needs। तो जितने भी organisms होते हैं डेफिनेटली वो अपने environment से intake करते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो प्लांट्स के थ्रू ग्लूकोज हासिल करते हैं और फिर अपनी अपनी जो बॉडी की डिमांड होती है उसको पूरा करते हैं। तो जो लाइफ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग चीज़ की जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है केमिकल एक्टिविटीज़ पे, और वो जो है वो नॉन स्टॉप होनी चाहिए, क्योंकि अगर केमिकल एक्टिविटीज़ स्टॉप हो जाएंगी तो डेफिनेटली जो बॉडी मेटाबॉलिज्म होगा वो भी नहीं होगा। जब बॉडी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस नहीं होगा तो जो डिमांड है एटीपी की वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि
जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो किस तरह से जो उसकी जनरल डिमांड है बॉडी की कि उसने उसको एटीपी चाहिए या उसको अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंजाइम्स और ऑल दिस स्टफ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म में दो कैटेगरीज़ हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपाउंड की, और कैटाबॉलिज्म जो है इसके अंदर ब्रेक डाउन होती है किसी भी कंपाउंड की। तो हमारे पास जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा कि जो सिंपलर सब्सटेंसेस होंगे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे। इस रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस को एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि सिंपलर सब्सटेंसेस जो हैं that are basically going to convert into complex substances that are more यानी लार्जर होंगे, और तो उस फॉर्मेशन के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होगी। और एनर्जी रिलीज़ होती है उस सूरत में जब मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। किस तरह से? क्योंकि हमें पता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे डेफिनेटली वो सबसे पहले तो मोनोमर्स यानी कि सिंपलर वंस मॉलिक्यूल से मिलकर ही बने होंगे ना, तो डेफिनेटली उनके अंदर बॉन्डिंग होगी। वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। लेकिन जब आप पर्टिकुलर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गिव हीट और सम चेंज इन द फिजिकल कंडीशंस, तो उसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस का। ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। मींस के अगर हमारे पास एनाबॉलिज्म यानी कि फॉर्मेशन, catabolism, they all reactions go hand in hand. In the living cells, complex molecules are broken down and the resulting smaller molecules are reused to form the new complex molecules. जो complex molecules होंगे definitely उनकी formation किस तरह से होगी? जब smaller molecules मिलेंगे, और जब smaller molecules मिलेंगे तो definitely complex बनाएंगे, और complex molecules की breakdown के through जो बनेगी that would be the simpler molecules. So carbohydrates, proteins, lipids that occur continuously in living cells are examples of coordinated catabolic and anabolic activities. तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि अगर ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मैकेनिज़म्स ना हो तो जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो इससे डिस्टर्ब होगी। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डिमांड ऑफ द एनर्जी को पूरा करने के लिए। हमें डेफिनेटली अगर जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लगे हुए हैं उन सबको अपनी परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती है? जब रेस्पायरेशन होती है, जब सेलुलर रेस्पायरेशन होती है तो ग्लूकोज जो कि हम अपनी इन्वायरमेंट से इनटेक करते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम डाइजेशन की एग्जांपल लें तो डाइजेशन में क्या होता है कि हम लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं जब हम उसको बाइट करते हैं तो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है ताकि जो फूड कंटेंट है उसको सम हाउ डाइजेस्ट किया जा सके। सो एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग. So that was all about the general introduction of biochemistry.